गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में हमने आपको वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, यानी वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण की क्या परिभाषा है। और हमने आपको वैश्वीकरण के प्रमुख लक्षण यानी विशेषताओं के बारे में बताया, और साथ ही हमने वैश्वीकरण के क्या क्या कारण हैं ये बताए। और उसके बाद में हमने आपको वैश्वीकरण के प्रभाव या परिणाम के बारे में भी जानकारी दी। आज की वीडियो में हम आपको वैश्वीकरण के बारे में और जानकारी देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भाई वैश्वीकरण के पक्ष में लोग क्या क्या तर्क देते हैं और वैश्वीकरण के विपक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ जो होती है वो संपूर्ण रूप से लाभकारी ही नहीं होती, हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू होते हैं। वो कुछ के लिए लाभदायक और कुछ के लिए जो है अलाभदायक, नुकसानदायक भी हो सकती है। तो उसको भी हम देखेंगे कि वैश्वीकरण के पक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं और विपक्ष में। उससे पहले हम अपने जरा वैश्वीकरण में जो हमने पिछले सप्ताह जो पढ़ा या वैश्वीकरण के बारे में उसे रिकैप कर लेते हैं। जैसे हमने बताया था आपको कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें हम अपने निर्णयों को दुनिया के एक क्षेत्र में कार्यान्वित करते हैं, जो दुनिया के दूरवर्ती क्षेत्र में व्यक्तियों के व्यवहार के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समन्वय बिंदु अगर हम इसके देखें मेन तो एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का बुनियादी तत्व प्रवाह है। प्रवाह कई प्रकार के होते हैं, जैसे वस्तुओं, पूंजी, श्रम और विचारों का विश्व के एक हिस्से से दूसरे अन्य हिस्सों में मुक्त प्रवाह। और यही हमारी वैश्वीकरण की डेफिनेशन भी है, अर्थ भी है कि वस्तुओं, पूंजी, श्रम और विचारों का विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मुक्त प्रवाह वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण को भूमंडलीयकरण भी कहते हैं और यह एक बहुआयामी अवधारणा है। यह न तो केवल आर्थिक परिघटना है और न ही सिर्फ सांस्कृतिक या राजनीतिक परिघटना। यानी कई बार आंसर क्वेश्चन ऑप्शनल आ जाते हैं कि वैश्वीकरण कैसी अवधारणा है, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक या बहुआयामी। तो आंसर होगा बहुआयामी, यानी इसमें सारी चीज़ें शामिल हैं। और हमने आपको उसमें वैश्वीकरण के कारण भी बताए, संक्षेप में बता देते हैं। यानी उन्नत प्रौद्योगिकी एवं विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, जिस कारण आज विश्व एक वैश्विक ग्राफ बन गया है। उद्योग प्रौद्योगिकी का मेन योगदान है, जिसकी वजह से एक स्थान से विचार दूसरे स्थान पे, एक देश से दूसरे देश में टेक्नोलॉजी पहुंच जाती है। टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप, इंटरनेट और अन्य सूचना तकनीकी साधनों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति कर दिखाई है। और पर्यावरण की वैश्विक समस्याओं जैसे सुनामी, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापवृद्धि से निपटने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो ये हमने इसे रिकैप किया। तो बच्चों, अब हम वैश्वीकरण के पक्ष और विपक्ष में तर्क देखेंगे कि वैश्वीकरण के पक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं और विपक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं। तो बच्चों, जैसा हम जानते हैं, वैश्वीकरण एक सामान्य प्रक्रिया है जिसकी कोई भी उपेक्षा आज के टाइम में नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्वीकरण के प्रभाव एवं उपयोग के संबंध में भिन्न मत सामने आते हैं। इसमें मुख्यतः दो विचार हैं, एक सकारात्मक जबकि दूसरा नकारात्मक। वैश्वीकरण के समर्थक मानते हैं कि इस प्रक्रिया द्वारा विश्व के सभी लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य किए जा सकते हैं और यह लगातार कायम रहने वाला विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसकी प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो सकता है। वहीं दूसरी ओर वैश्वीकरण के आलोचक इसे एक लुभावनी एवं भ्रामक अवधारणा मानते हैं, जो विशेषतया अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए दीर्घकाल में घातक सिद्ध होगी। तो वैश्वीकरण के पक्ष में कई तर्क दिए जा सकते हैं। जैसे पहला तर्क है, पूंजी की गतिशीलता बढ़ी है। वैश्वीकरण के कारण पूंजी की गतिशीलता बढ़ी है और इसका चलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। इससे विकासशील देशों की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं पर निर्भरता कम हुई है। यानी पूंजी की गतिशीलता के बढ़ने से पूंजी एक देश से दूसरे देश में आ जा रही है, आयात निर्यात बढ़ रहा है और इसके साथ साथ विदेशी मुद्रा
सभी देशों में एक जो मुद्रा है उसका एक्सचेंज हो रहा है और इससे जो है सभी को लाभ हो रहा है पूंजी की गतिशीलता से। दूसरा, समूचे विश्व के निरंतर विकास का साधन। वैश्वीकरण की प्रक्रिया अभी प्रारंभिक दौर में ही है। जब एक बार यह प्रक्रिया पूर्ण होकर सच्चे अर्थों में विश्वव्यापी बन जाएगी तो यह समूचे विश्व के निरंतर विकास का साधन बनेगी। ये वैश्वीकरण के जो पक्ष में तर्क दिया जाता है कि एक बार जो पूंजी की निरंतरता और या जो वैश्वीकरण है अभी प्रारंभिक दौर में है और जब ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, विश्वव्यापी बन जाएगी, तो मानना है कि विश्व के निरंतर विकास का साधन बनेगी और सभी को इससे फायदा होगा। नंबर 3, विश्व व्यापार संगठन वैश्वीकरण के उपकरण के रूप में। विश्व व्यापार संगठन को वैश्वीकरण के एक उपकरण के रूप में समझना चाहिए। यदि इस संगठन द्वारा विश्व व्यापार को निष्पक्ष रूप से नियमित किया जाए तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया अत्यंत लाभदायक हो सकती है। आज जो वैश्वीकरण में है, जो मुख्य जो रोल है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनका योगदान है और ये माना जाता है कि ये यदि अपनी भूमिका निष्पक्ष रूप से निभाएं तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया अत्यंत लाभदायक हो सकती है। नंबर 4, पिछड़े देशों को उन्नत तकनीक का लाभ। पिछड़े देशों में तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हम सब जानते हैं जो पिछड़े देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, उनमें जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन वैश्वीकरण की प्रक्रिया द्वारा इन देशों को उन्नत तकनीक का लाभ मिल सकता है, क्योंकि वैश्वीकरण का मतलब ही ये है कि पूंजी, तकनीक, विचारों, वस्तुओं का एक देश से दूसरे देश में निर्बाध प्रवाह। यानी जो अल्प विकसित देश हैं, पिछड़े हुए देश हैं, वो उन्नत जो विकसित देश हैं उनसे उनकी उन्नत टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ मंगवा सकते हैं और उसका इस्तेमाल करके अपना विकास कर सकते हैं। नंबर 5, विश्वव्यापी सूचना क्रांति को जन्म। वैश्वीकरण ने विश्वव्यापी सूचना क्रांति को जन्म दिया है। इससे समाज का प्रत्येक वर्ग जुड़ने लगा है। इससे सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा मिला है। आप सब जानते हो वैश्वीकरण के कारण आज इतने साधन हो गए हैं, इतनी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है और बहुत से साधन हैं कि संसार के एक हिस्से में, किसी भी हिस्से में कोई भी घटना घटती है, कोई भी सूचना आती है, कोई भी टेक्नोलॉजी विकसित होती है तो उसका तुरंत संसार के अन्य देशों को तुरंत पता लग जाता है, उन्हें इसकी तुरंत जानकारी मिल जाती है। ये वैश्वीकरण के कारण ही संभव हुआ। नंबर 6, रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के फैलाव से रोजगार की संभावनाएं बढ़ गई हैं। साथ ही रोजगार की गतिशीलता में भी वृद्धि आई है। जैसे कि आप जानते हो वैश्वीकरण के कारण ही आज हमारे देश के लाखों लोग अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में भी, अन्य क्षेत्रों में भी, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और बहुत से क्षेत्रों में नौकरी कर रहे हैं। ऐसे ही दूसरे देशों के भी अन्य बहुत से नागरिक हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनियाँ दूसरे देशों की वो हमारे यहाँ आ चुकी हैं, हमारी बाहर जा चुकी हैं। तो इन मल्टीनेशनल कंपनी में भी हमारे देश के बहुत से युवाओं को रोजगार मिल चुका है। तो इस तरह से रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। और आज हम जानते भी हैं जैसा कि आज प्राइवेटाइजेशन का और ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का युग है, तो इसमें सरकारी क्षेत्र की नौकरियां वैसे भी कम होती जा रही हैं, तो प्राइवेट नौकरियों में अवसर बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों, अभी हमने वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क सुने। जैसा मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि हर चीज़ के सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऐसा नहीं है कि वैश्वीकरण से सबको लाभ ही लाभ हुआ है। वैश्वीकरण के कुछ वर्गों को, कुछ देशों को नुकसान भी हो रहे हैं। तो वैश्वीकरण के विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हो। नंबर 1, गरीब देशों के
आर्थिक हितों की अनदेखी। अब गरीब देशों के आर्थिक हितों की कैसे अनदेखी हो रही है वैश्वीकरण से? खुले बाजार में जो सस्ता माल बनाएगा उसकी विजय होगी। स्वाभाविक ही है कि अमेरिकी, जापानी, चीनी और अन्य विकसित देशों की कंपनियों के लिए वैश्वीकरण लाभदायक हो रहा है। सस्ता माल वही देश बना सकता है जो विकसित तकनीक अपनाए, जहाँ श्रमिक न केवल कार्यकुशल हों बल्कि अनुशासित भी हों, जहाँ व्यापार व्यवसाय के प्रबंधन की आधुनिक विद्या उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त अमेरिका जैसे देश कच्चे माल, कपास, चमड़ा, तेल और ज़मीन से पैदा होने वाली चीज़ों की दृष्टि से भी बहुत संपन्न हैं। अमेरिका जैसे अमीर देश भारी मात्रा में किसानों को सब्सिडी देते हैं, इसलिए भी उनका माल ज़्यादा सस्ता है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका और स्वीडन जैसे विकसित देशों ने ऐसी नीतियां बना रखी हैं कि भारी लोगों के लिए रोजगार का पा सकना आसान नहीं है। तो गरीब देशों के हितों की, आर्थिक हितों की अनदेखी होती जा रही है और इससे ऐसा माना जा रहा है जो विकसित देश हैं उनको ही ज़्यादा लाभ हो रहा है। जैसा कि आपने अपने यहाँ भी देखते हैं कि वैश्वीकरण के कारण चाइनीज माल से हमारे बाज़ार अटे पड़े हैं और इस वजह से चाइनीज माल से बाज़ार अटे पड़े होने की वजह से हमारी जो अपनी इंडस्ट्री है, हमारे लघु कुटीर उद्योग धंधे हैं, वो नष्ट होते जा रहे हैं। तो हमारे हितों की अनदेखी हो रही है। नंबर 2, राज्य के कल्याणकारी कार्यों में कटौती के कारण जनसाधारण की मुसीबतों का बढ़ना। हम जैसा जानते हैं कि वैश्वीकरण में राज्य के कल्याणकारी कार्य घटते चले जाते हैं। राज्य की भूमिका बिल्कुल सीमित हो जाती है, कानून व्यवस्था तक ही सीमित हो जाती है, क्योंकि वैश्वीकरण में प्राइवेटाइजेशन, पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया जाता है, जहां पर अधिकतर चीज़ें लाभ हानि के आधार पर छोड़ दी जाती हैं। तो आम जनता, विशेषकर गरीबों को सामाजिक सुरक्षा कवच, दूसरे शब्दों में लोग चाहेंगे कि राज्य उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि की सुविधाएं जुटाए। गरीब किसान चाहेंगे कि खाद, कीटनाशक और ऐसी तमाम चीज़ों के भाव कम से कम हों ताकि ये चीज़ें सभी की पहुंच के भीतर रहें। इसके लिए राज्य की ओर से आर्थिक सहायता, सब्सिडी जरूरी है। जैसा आप देखते भी हो, आज हमारे यहाँ कितनी चीज़ों पे सब्सिडी मिली हुई है। गैस पे मिली हुई है, बिजली पे मिली हुई है, पानी पे मिली हुई है और जन कल्याणकारी कार्य चल रहे हैं। परंतु वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार की विचारधारा सरकार को सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कल्याण, सोशल सिक्योरिटी एंड पब्लिक वेलफेयर के मार्ग से पीछे हटने पर विवश करती है। स्वास्थ्य सेवाओं में कमी तथा शिक्षा व अन्य कल्याणकारी कार्यों में कटौती से समाज के कमज़ोर वर्गों का जीवन दुष्कर होता जाता है। बीमार, बेरोजगार और गरीब लोगों को काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता है। एशिया और अफ्रीका के देशों में इसका ज़्यादा गहरा असर होगा। इसलिए विकासशील देशों के अधिकतर लोग पूछ रहे हैं, वैश्वीकरण और व्यापार के उदारीकरण से किसको लाभ हो रहा है? अमीर और अधिक अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और ज़्यादा गरीब बढ़ते जा रहे हैं। नंबर 3, आर्थिक असमानता का बढ़ना। तो आर्थिक असमानता भी वैश्वीकरण के कारण बढ़ती जा रही है। कैसे बढ़ती जा रही है? कि वैश्वीकरण ने सभी देशों में पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा दिया और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था अपनाई गई। इससे अमीरों की संख्या कम और गरीबों की संख्या अधिक होती जा रही है। अर्थात अमीर और अधिक अमीर तथा गरीब और अधिक गरीब होते जा रहे हैं। यानी इन नीतियों से अमीर वर्गों को ही ज़्यादा फायदा हो रहा है और हर देश में अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और जो श्रमिक वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, वो और गरीब होता जा रहा है। इससे जो आर्थिक खाई है, आर्थिक असमानता की खाई है, वो बढ़ती जा रही है। नंबर 4, बेरोजगारी का बढ़ना। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने गरीब तथा तीसरी दुनिया के देशों के काम धंधों पर चोट की है और छोटे छोटे व्यापारी इन बड़ी कंपनियों का मुकाबला ना कर सकने के कारण बेरोजगार होते जा रहे हैं। अब देखो, हमने पक्ष में बताया था कि भी रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई, अब हम बता रहे हैं बेरोजगारी का बढ़ना। तो ये दोनों में ही काम आए, ये चलेगा तर्क।
जहां हमने उसमें बताया था रोजगार के अवसरों में वृद्धि, कि भाई मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह में बहुतों को रोजगार मिलता जा रहा है, तो रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। अब हम कह रहे हैं बेरोजगारी का बढ़ना, तो इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जो हमारे घरेलू उद्योग धंधे हैं, कुटीर उद्योग धंधे हैं, छोटे व्यापारी हैं, वो समाप्त होते जा रहे हैं, उनके धंधे चौपट होते जा रहे हैं, जिससे उनमें बेरोजगारी फैल रही है, उनके यहाँ काम करने वाले व्यक्ति बेरोजगार हो गए हैं। नंबर 5 है संस्कृति की मौलिकता का नष्ट होना। ये हमने आपको सांस्कृतिक प्रभाव में भी बताया था कि आज हर देश में जो उसकी अपनी संस्कृति है उसकी मौलिकता समाप्त होती जा रही है और संस्कृति की मौलिकता समाप्त होती जा रही है। इसका मुख्य कारण है कि हर देश पर जो पश्चिमी संस्कृति है उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जैसा हम अपने यहाँ देखें कि हमारे यहाँ जैसे पहले ब्याह शादियों में जो लोकल गीत, फोक सॉन्ग्स गाए जाते थे और हम अपना देसी खाना खाते थे, देसी वस्त्र पहनते थे, तो वो सब आज उस पर पश्चिमीकरण का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। आज हम जो है ब्रांडेड वस्त्र, जो मल्टीनेशनल कंपनी के जो स्टोर्स हैं उनसे खरीद के पहनना पसंद करते हैं। खाने में मैकडोनल्ड वगैरह और इसके साथ साथ पिज़्ज़ा वगैरह ये बढ़ता जा रहा है और वेस्टर्न सॉन्ग्स भी छाते जा रहे हैं। तो हमारी संस्कृति की अपनी मौलिकता नष्ट होती जा रही है और हमें कई बार ऐसा लगता है कि नई जनरेशन को ये भी नहीं पता लगता कि हमारी वास्तव में जो संस्कृति है वो क्या है। तो संस्कृति केवल फिल्मों में ही, कभी हम गांव की फिल्म देखते हैं उसका सीन देखते हैं, जब हमें पता लगता है अरे हमारे वस्त्र, हमारे खान पान, हमारा जो पहनावा है वो तो असलियत में ये है। तो अपनी संस्कृति नष्ट होती जा रही है और उसकी मौलिकता नष्ट होती जा रही है और पश्चिमी संस्कृति छाती जा रही है। तो बच्चों, वैश्वीकरण के इतने जो दुष्प्रभाव हुए खासकर गरीब देशों पर, अल्प विकसित देशों पर, विकासशील देशों पर, तो इसके विरुद्ध एक आंदोलन भी उठ खड़ा हुआ कि भाई वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के जो खिलाफ था। तो उसकी वजह से क्या कारण रहा, उनका क्या तर्क था कि वैश्वीकरण में व्यापार, तकनीकी विकास में सहभागिता, उत्पादन, अर्थतंत्र तथा विदेशी पूंजी निवेश मुख्य बातें हैं, ये हम सब जानते हैं। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहायता लेना जरूरी समझा गया। इन संस्थाओं में जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं प्रमुख कौन कौन सी हैं? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन तथा विभिन्न व्यापारिक संगठन समूह। धीरे धीरे अविकसित देशों से व्यापारिक बाधाओं को समाप्त करके इसे कार्य रूप में परिणत किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि सभी जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व हो जाएगा, जिससे छोटी स्थानीय कंपनियों को हानि होगी। जैसा हम अपने यहाँ भी देखते हैं कि भाई बहुराष्ट्रीय कंपनी आ गई, कितने स्टोर्स आ गए हैं, रिलायंस का आ गया है और भी बहुत से स्टोर्स हैं। तो लोग जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनके काम धंधे नष्ट होते जा रहे हैं। यह भी माना जाता है कि ये विदेशी पूंजी निवेश को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगे। वामपंथी विचारधारा के समर्थक इसका विरोध इस आधार पर करते हैं कि यह पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक है। मार्क्सवादी इसे साम्राज्यवादी तथा पूंजीवादी व्यवस्था के विस्तार का साधन मानते हैं। इससे पूंजीवादी व्यवस्था का विस्तार होगा, पूंजीपति और अधिक अमीर होंगे और गरीब लोग और गरीब होते जाएंगे। बहुत से विचारक वैश्वीकरण को अमीरों और अमीर देशों की रक्षा का साधन मानते हैं और इस वातावरण में गरीब तथा श्रमिकों के हितों की सुरक्षा नहीं होती। यानी उनका मानना है मार्क्सिस्ट का कि भाई इससे जो है अमीर देशों को ही लाभ होता है, गरीब देशों को कोई लाभ नहीं होता, श्रमिकों के हितों की कोई सुरक्षा नहीं होती। तीसरी दुनिया के देशों का कहना है कि क्योंकि विश्वव्यापी संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन आदि पर पश्चिमी विकसित तथा धनी देशों का प्रभुत्व है, अतः वे इसका प्रयोग अपने हित की पूर्ति के लिए ही करेंगे। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और विश्व व्यापार संगठन, इन सब पर पश्चिमी देशों का ही प्रभुत्व है
और ये ऐसी नीति बनाएंगे जिससे उन देशों का ही हित हो, समस्त संसार के हित के लिए नहीं, और इससे गरीब देशों के हितों को अनदेखी होगी। ऐसा भी माना जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन व्यापार के ऐसे नियम और तौर तरीके अपनाना चाहता है जो सभी देशों के लिए उचित नहीं माने जाते। इस कारण 1999 में सिएटल में हुई विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिस्तरीय स्तरीय बैठक का कड़ा तथा हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन हुआ। यह आरोप था कि विकासशील देशों के हितों की अनदेखी की जा रही है। नवंबर 2001 में कतर की राजधानी दोहा में विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिस्तरीय स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इसमें विकसित देशों ने पर्यावरण के मामले को बहस में शामिल करके विकासशील देशों के प्रति उपेक्षा का संकेत दिया। दोहा में तैयार किए गए मसौदे को लेकर 2003 में कानकुन में पुनः बैठक आयोजित की गई, जो विवादों में उलझ कर रह गई। जुलाई 2006 में आयोजित जिनेवा बैठक में भी विकासशील एवं विकसित देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई। तो वैश्वीकरण का विश्वव्यापी विरोध करने के उद्देश्य से वर्ल्ड सोशल फोरम की स्थापना हुई, यानी देखो कई संस्थाएं भी बन गई। इसमें मानवाधिकारवादी कार्यकर्ता, पर्यावरणविद कार्यकर्ता, श्रमिक, महिला कार्यकर्ता तथा युवा समाज सेवी सम्मिलित हैं। इसका गठन 2001 में हुआ था और इसकी चौथी बैठक भारत के मुंबई में हुई थी। जनवरी 2007 में इसकी 7वीं बैठक कीनिया की राजधानी नैरोबी में हुई थी। ये वैश्वीकरण का विरोध करते हैं क्योंकि इससे सामाजिक कल्याण और सामाजिक न्याय की प्राप्ति में बाधा आती है। अब बच्चों हम वैश्वीकरण का भारत के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करेंगे कि भारत का वैश्वीकरण में क्या योगदान है और भारत वैश्वीकरण को किस तरह से लेता है। तो बच्चों, जैसा हम जानते हैं, अंग्रेज़ों ने भारत का आर्थिक शोषण किया, यानी जब शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसका उद्देश्य मुख्य रूप से व्यापार करना था, लेकिन उसने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया और भारत का आर्थिक शोषण किया। उनका हित इसमें भी था कि वे भारत से कच्चा माल, खनिज पदार्थ, तेल, कपास, जूट, नील आदि प्राप्त करें और ब्रिटिश कारखानों में बनी वस्तुएं ऊंचे दाम पर इस देश में बेचें। अंग्रेजों ने जानबूझकर भारत के हस्तशिल्प और उद्योगों को अपंग बना दिया। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद औद्योगिक विकास और संरक्षणवाद की नीति अपनाई गई। कैसे? भारत 1947 में स्वतंत्रता के बाद से औद्योगिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा। हम जानते हैं कि हमने अनेक पंचवर्षीय योजनाएं भी बनाई इसके लिए। साथ ही घरेलू उद्योगपतियों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए संरक्षणवाद की नीति अपनाई गई, जिससे कि वो विदेशी कंपटीशन से बच सकें। इसके लिए क्या किया गया? आयातित वस्तुओं पर भारी आयात कर, यानी आयातित वस्तुओं पर भारी आयात कर लगाया गया। इसका यही उद्देश्य था कि जो हम आयात जो है कम से कम करें, बाहर का सामान कम से कम मंगाएं, क्योंकि वो महंगा पड़ेगा। अगर कर लगाएंगे तो उसे कम से कम मंगाया जाएगा और हमारे अपने उद्योग धंधे फलेंगे फूलेंगे। तो घरेलू उत्पादनकर्ताओं को संरक्षण प्रदान करना ही इसका उद्देश्य था। दूसरे शब्दों में, जब तक वे पूरी तरह से अपने पांव पर खड़े ना हो जाएं, तब तक उन्हें विदेशी माल की प्रतियोगिता से बचाए जाने की नीति अपनाई गई। 1956 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक यानी सरकारी क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर की विशेष भूमिका मिली। बहुत से उद्योगों को पूर्णतः राज्य के नियंत्रण में भी रखा गया। अब नई औद्योगिक नीति आई, उससे वैश्वीकरण की प्रक्रिया बढ़ी। सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों ने देश की आधारिक संरचना को मजबूत किया। आधारिक संरचना क्या होती है? जैसे रेलें हैं, सड़कें हैं, मोबाइल है,
टेलीफोन, संचार ये आधारिक संरचना होती हैं किसी भी देश की। परंतु धीरे धीरे सरकारी उपक्रमों की स्थिति बिगड़ती गई। सरकारी क्षेत्र के अधिकांश उद्योग घाटे में चल रहे थे, इसलिए अर्थव्यवस्था के उदारीकरण, निजीकरण की जरूरत महसूस की गई। 1991 की नई औद्योगिक नीति निजीकरण पर विशेष बल देती है, यानी जो ये नीति है निजीकरण पे बल देती है। और आर्थिक सुधारों के अंतर्गत वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई। नई औद्योगिक नीति के प्रमुख लक्षण थे सार्वजनिक यानी सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित अनेक उद्योग अब निजी क्षेत्र के अंतर्गत आ गए और बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से पांव पसारने लगी। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी वो भी अनेक क्षेत्रों में तेजी से पांव पसारने लगी। सरकार ने अनेक वस्तुओं के आयात पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटा लिए और आयात शुल्क को दरें भी कम कर दी गई। पहले जहां आयात पर प्रतिबंध लगे हुए थे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये था कि हम अपना उत्पादन बढ़ाएं, बाहर की चीज़ों को कम से कम मंगाएं, आयात पर प्रतिबंध थे, लेकिन अब वो हटा दिए गए, नाम मात्र के रह गए। और मात्रात्मक प्रतिबंध से मुक्त की गई वस्तुओं की सूची में जैसे गेहूँ, चावल, दूध, दूध से बनी वस्तुएं, कॉफ़ी, चाय, नारियल तेल, फल सब्जियां, ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल, बुने हुए कपड़े, कालीन आदि थे। अब बच्चों हम देखेंगे कि वैश्वीकरण भारत ने अपना तो लिया 1991 के बाद से ही, और अपने आप भारत भी उससे अछूता नहीं रहा। जब 1991 में वैश्वीकरण की ओर कदम बढ़े, जो पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया रूस के विघटन के बाद, वैश्वीकरण का दौर चला, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया, इसके जानने के लिए हम ये निम्नलिखित चीज़ें देख सकते हैं कि वैश्वीकरण से भारत को लाभ क्या हुए। प्रतियोगिता, तो प्रतियोगिता में संरक्षणवाद के अंतर्गत घरेलू उद्योगों को अपनी कार्यकुशलता सुधारने और कीमतें कम करने की कोई लालसा नहीं रहती थी। दूसरी ओर वैश्वीकरण विकासशील देशों की प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाता है। यह उपभोक्ताओं को विविध प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं कम कीमत पर उपलब्ध कराता है। जैसा आप जानते हो, प्रतियोगिता के कारण जो हैं अच्छी वस्तुएं मिलती हैं और कम कीमत पर हमें मिली। जैसे पहले शुरू में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ही था और कॉल रेट भी बड़े महंगे थे और सब उस पर ही आश्रित थे। उसके बाद जब बाहर की कंपनियों को परमिशन दी गई तो मोबाइल नेटवर्क बढ़ा। आज हम देखते हैं जियो है, इस जो रिलायंस का है, एयरटेल है, वोडाफोन है, कितनी ही कंपनियां हैं और उनमें सब में कंपटीशन होने से जो हमारी सरकारी जो कंपनियां थी उन्होंने भी अपने में सुधार किया और लोगों को अच्छी सेवा और सस्ते दामों पर मिली। अब जैसा आप जानते हो कि जियो के आने के बाद बाजार में नेट के रेट कितने कम हो गए, पहले ये कितने महंगे थे। दूसरा, नई तकनीक और नए नए बाजार। वैश्वीकरण नई तकनीकों का मार्ग खोलता है। नए नए बाजारों में हमें प्रवेश मिला, जिससे निर्यात व्यापार में वृद्धि हुई। इससे आर्थिक विकास में भी तेजी आएगी। हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार भी बढ़ा। नंबर 3, विदेशी पूंजी। वैश्वीकरण विदेशी पूंजी निवेश का मार्ग खोलता है। भारत और अन्य विकासशील देशों के लिए विदेशी पूंजी अति आवश्यक है। इससे उद्योगों को विस्तार होगा, साथ ही विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर हमारी निर्भरता कम हो रही है। कम कैसे हो रही है? जब हम व्यापार करेंगे, अपना निर्यात बढ़ाएंगे तो हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। और बहुत से देश ऐसे हैं, अगर हम उनसे आयात करते हैं कोई चीज़ तो वो रुपए में भुगतान नहीं चाहते, वो डॉलर इत्यादि में ही, विदेशी पूंजी में ही भुगतान चाहते हैं। तो हमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक से जो है लोन नहीं लेना पड़ेगा। नंबर 4, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र। विदेशी बैंक खुल जाने से बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों की क्षमता भी बढ़ी है। आज जानते हैं हम, हमारे यहाँ भी कितने विदेशी बैंक हैं, उससे जो हमारे सरकारी बैंक हैं उनके साथ उनका कंपटीशन हुआ और हमारे सरकारी बैंकों में भी सुधार हुआ। नंबर 5, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का विस्तार। सूचना और संचार क्षेत्र में हुई प्रगति ने
लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में तेजी ला दी है। कारण यह है कि सरकार जो कुछ भी करती है वह हर प्रकार से पारदर्शी बन जाता है। अभी बच्चों हमने वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर लाभ देखे। अब हम देखेंगे कि वैश्वीकरण का विरोध किस लिए हो रहा है हमारे यहाँ, किस लिए इसकी आलोचना की जाती है। वैश्वीकरण एक विवादास्पद प्रश्न बना हुआ है। वामपंथी और दक्षिणपंथी जो कम्युनिस्ट हैं, विचारकों और राजनेताओं ने अपने अपने ढंग से वैश्वीकरण की आलोचना की है। जहाँ तक वामपंथियों का प्रश्न है, उनकी आलोचना निम्नलिखित कारण से है। निजीकरण का अर्थ, जैसा हम जानते हैं, पूंजीवाद जिसमें पूंजीपति बड़ी निर्माताओं बड़ी निर्ममता से श्रमिकों का शोषण करते हैं। निजीकरण से आर्थिक असमानताएं बढ़ी हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और अधिक गरीब। किसानों से उनकी ज़मीनें छीनकर उद्योग धंधे खड़े करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। कई अर्थशास्त्रियों ने इन्हें विशेष शोषण क्षेत्र का नाम दिया है। यानी कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं ये विशेष आर्थिक क्षेत्र नहीं है, ये विशेष शोषण क्षेत्र हैं। यानी पूंजीवाद के कारण जो है अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब हो रहा है। और इस वजह से भी कम्युनिस्ट इसकी काफ़ी आलोचना करते हैं कि भारत जैसे देश में वैश्वीकरण का कोई फायदा नहीं है। नंबर 2, संसाधन कम हो जाने की वजह से राज्य द्वारा कल्याणकारी मदों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि में कटौती की जा रही है। इससे गरीब लोगों का जीवन दुष्कर होता जा रहा है। वैश्वीकरण के कारण हमारे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को भी धक्का लगा है। नंबर 3, नई प्रौद्योगिकी से उत्पादन तो बढ़ा है पर रोजगार नहीं। गरीब देशों में श्रमिक भारी संख्या में उपलब्ध हैं, पर नई प्रौद्योगिकी ने उन्हें फालतू बना दिया है। इससे बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। अब हम जानते हैं नई टेक्नोलॉजी तो आ गई, नई टेक्नोलॉजी से लेकिन भारत जैसे जो देश हैं जिसमें वर्ल्ड की सेकंड नंबर पे हाईएस्ट पॉपुलेशन है, तो ऐसे देशों में ऐसी टेक्निक की ज़रूरत है कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। लेकिन नई टेक्नोलॉजी ने काफ़ी लोगों को बेरोजगार कर दिया है, बेरोजगारी बढ़ी है। जैसे पहले मजदूर वगैरह काम करते थे, आप देखते हो कि वो टोकरा लेकर के मिट्टी ईंटें वगैरह लाद करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर डालते थे, ज़मीन खोदते थे, मिट्टी निकालते थे। अब एक ही मशीन वो सारा कार्य कर लेती है। तो दक्षिणपंथी आलोचक क्या कहते हैं? दक्षिणपंथी आलोचक कहते हैं कि वैश्वीकरण की नीति देश की प्रभुसत्ता के लिए खतरा बनती जा रही है। अब भारत की नीतियां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों के अनुरूप बनाई जा रही हैं। प्रभुसत्ता से मतलब है कि भारत जो है अपनी नीति अपने हिसाब से नहीं बना पा रहा, उसकी नीतियों पर जो विश्व की जो संस्थाएं हैं, मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन इत्यादि, इसके हिसाब से उससे बनानी पड़ रही है। और वैश्वीकरण ने एक नई आशंका का उदय हो रहा है। पश्चिमी संस्कृति अफ्रीकी एशियाई समाज और उसके विचारों, रीति रिवाजों, शिक्षा व कला को विकृत कर रही है। जैसा हमने पहले भी बताया था कि पश्चिमी संस्कृति जो है आज हमारे विचारों, रीति रिवाजों, शिक्षा और सब क्षेत्रों में छा गई है और हमारी अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, कला नष्ट होते जा रहे हैं। दक्षिणपंथी विचारक आमतौर पर संरक्षणवाद में विश्वास रखते हैं। यानी जैसे जो हमारे लघु कुटीर उद्योग धंधे थे उन्हें संरक्षित किया जाए, विदेशी कंपटीशन से बचाया जाए। वे देसी उत्पाद को, अपने देश के उद्योगपतियों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाए रखना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, राज्य विदेशों से आने वाले माल पर भारी आयात शुल्क लगाए जिससे कि देसी उत्पादक फले फूलें। और आज हम देख भी रहे हैं, अब जो चाइना के साथ जो हमारे टकराव चल रहा है उसे देखते हुए एक बार फिर ये महसूस किया जा रहा है कि हमें अपने देसी उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे हम आत्मनिर्भरता को प्राप्त हों और हम दूसरों पर ज़्यादा डिपेंड ना रहें।
अब बच्चों देखो, जैसा हमने आपको बताया था कि हमारा एक प्रश्न कार्टून पर भी आधारित आता है और इसके लिए हमें अपनी पुस्तक में, अपने अध्यायों में कार्टून का बड़े ध्यान से अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि हम उसके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है और ये एक ऐसा प्रश्न होता है जिसमें हम अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप 5 में से 5 मार्क्स ले सकते हैं। अब जैसे उपयुक्त कार्टून को क्वेश्चन इस तरह से होता है हमारा कि दिए गए कार्टून को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इस कार्टून में वैश्वीकरण के किस प्रभाव को दर्शाया गया है। तो हम कार्टून को बड़े ध्यान से देखेंगे कि वैश्वीकरण के किस प्रभाव को दर्शाया गया है। तो इसका उत्तर है कि इस कार्टून में वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाया गया है। सांस्कृतिक प्रभाव के फलस्वरूप किसी विश्व संस्कृति का जन्म नहीं हो रहा, बल्कि इसके नाम पर विश्व पर पश्चिमी संस्कृति को लादा जा रहा है। किसी देश के लोग चाहे या ना चाहें, लेकिन उन्हें सांस्कृतिक वर्चस्व को स्वीकार करना पड़ता है। कोक, मैकडोनाल्ड इसके अच्छे उदाहरण हैं। इसके माध्यम से अमेरिका नए बाज़ारों को अपने कब्जे में करता जा रहा है। ये देखो, कोक वगैरह दिखा रखी हैं, ये जो चीज़ें हैं। तो ये जो है सांस्कृतिक वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शा रहा है। दूसरा प्रश्न है, मैकडोनाल्डीकरण क्या है। ये देखो, प्रश्न के रूप में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल कार्टून के रूप में आए, स्वतंत्र प्रश्न भी आ सकता है कि मैकडोनाल्डीकरण क्या है। आप देख रहे हो कि भाई मैकडोनाल्ड के कितने ही रेस्टोरेंट हैं। तो मैकडोनाल्डीकरण का अर्थ है विभिन्न संस्कृतियों का अमेरिकी संस्कृति के रंग में रंग जाना। यानी अगर कोई पूछता है मैकडोनाल्डीकरण क्या है, तो विभिन्न संस्कृतियों का अमेरिकी संस्कृति के रंग में रंग जाना। यानी जो हमारी अपनी संस्कृति है उस पर वो अमेरिका के प्रभाव में आ गई है और पूरी तरह से अमेरिका के रंग में रंग गई है। आज हम विदेशी खाना पीना पसंद करते हैं, विदेशी जो चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर इत्यादि हम खाते हैं। तो देशी संस्कृति का, विभिन्न संस्कृतियों का अमेरिकी संस्कृति के रंग में रंग जाना। तीसरा प्रश्न है, क्या यह कार्टून इसकी तरफ इंगित करता है। तो हम लिखेंगे हाँ, यह कार्टून इसी तरफ इंगित करता है, इसकी तरफ इंगित करता है। तो बच्चों, आज हमारा जो ये लेसन था वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, वो हमने ये समाप्त हो गया। और इसके साथ साथ जो हमारी पहली पुस्तक थी वो भी पूरी हो गई। तो हमने विभिन्न वीडियो के माध्यम से जितने लेसन इस बार आने हैं, पहली बुक से 6 लेसन आएंगे। हालांकि इसमें 9 के करीब लेसन हैं पुरानी बुक में हमारे, लेकिन जैसा हमने आपको बताया भी था जुलाई में कि समकालीन विश्व में सुरक्षा, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन और समकालीन विश्व राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व, ये 3 लेसन इस बार सिलेबस से हट गए हैं। तो इस बार 6 लेसन आएंगे। कुछ नई चेंजेस भी हुई हैं, वो आपने पुरानी वीडियो में देखी होंगी। शुरू में जो DOE की, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वीडियो में भी बताया गया था। तो आज हमारी ये पुस्तक पूरी हो गई है। अगली वीडियो में हम आपको जो हमारी दूसरी पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसके आगे के लेसन लेकर के चलेंगे। और इस लेसन को और ध्यान से करने के लिए आप NCERT की बुक में भी इस लेसन को बड़े ध्यान से अध्ययन करिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। धन्यवाद।